नमस्कार। बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर सत्यनारायण सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, आपकी क्लास में बीकॉम पार्ट फर्स्ट में एबीएसटी फर्स्ट पेपर कॉरपोरेट अकाउंट्स का अध्यापन करवाता हूँ। अपने आज के इस लेक्चर में आपको मैं बताना चाहूँगा लेखा मानकों के बारे में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। विद्यार्थियों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेखा मानक किसे कहते हैं। तो इसको समझने के लिए लेखांकन के क्षेत्र में देश विदेशों में कई प्रकार की नीतियां विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के लिए प्रचलित हैं। इनमें समरूपता लाने के लिए विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति की स्थापना हुई। इस आवश्यकता को महसूस करते हुए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ने 21 अप्रैल 1971 को लेखा मानक मंडल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड की स्थापना की। अब तक 49 अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक, जिसमें 41 अंतर्राष्ट्रीय मानकों के पश्चात जारी अगले 8 मानकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानक IFRS नाम से संबोधित किया जाता है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने अब तक कुल 32 लेखा मानक जारी किए हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों के समकक्ष भारतीय लेखा मानकों को बनाने हेतु कुछ नए मानक और जारी किए हैं तथा अनेक विद्यमान लेखा मानकों में आवश्यक संशोधन करने का कार्य चल रहा। तो विद्यार्थियों, पूरे विश्व स्तर के ऊपर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और अपने देश के अंदर कौन सा है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या काम आते हैं भाई? पूरे विश्व स्तर के ऊपर खाता भाई जो बनाए जाए ना, तो उसमें कुछ समरूपता, एक रूपता आनी चाहिए, बराबरी। क्यों? कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर अपन लेखा अकाउंट्स का विश्लेषण करें, इंटरप्रिटेशन करें, कोई रिजल्ट निकालना चाहें, तो इससे क्या है कि यूनिफॉर्मिटी रहेगी, एक रूपता रहेगी अकाउंट्स को समझने में, अकाउंट्स को तैयार करने में, कंपैरिजन करने में और कोई निर्णय लेने के लिए। तो अब अपने भारतवर्ष में 32 लेखा मानक हैं। देयर आर 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सो फार इन इंडिया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, the Accounting Standards Board of India has issued 32 accounting standards so far. अब कौन कौन से लेखा मानक हैं? जिसमें लेखा मानक नंबर 1 है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि आपकी जो लेखा की नीति हैं उनका आप प्रकटीकरण सही तरीके से कीजिए। अकाउंटिंग स्टेटमेंट नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन किस तरह से आपको करना गया है, ये लेखा मानक 2 में दिया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स ओकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, वो किस तरह से आपको शो करनी है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 में आपको मिलेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड, आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग
पॉलिसीज। इसकी डिटेल आपको मिलेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग किस तरह से की जानी है, इसमें इसके मानक दिए गए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की जो निर्माण के ठेके हैं उनकी अकाउंटिंग किस तरह से की जानी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 में आपको मिलेगी डिटेल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10, अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट्स, स्थायी संपत्तियां हैं उनका अकाउंट्स किस तरह से आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से ये खाते मेंटेन किए जाएंगे। आप देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 के हिसाब से फिक्स असेट्स के खाते बनने चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 11, द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स की जो अकाउंटिंग है वो किन बातों को ध्यान में रख करके किस प्रकार की जानी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 में जो नियम कानून तरीका दिया गया है उसका पालन किया जाना चाहिए अकाउंटेंट्स के द्वारा। फिर आपके आती है अकाउंटिंग स्टेशन नंबर 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। विनियोगों के लेखे बनाते समय किन मानकों का पालन करना है, ये आपको मिलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 15, एम्प्लॉइज बेनिफिट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16, बोरोइंग कॉस्ट्स। बोरोइंग कॉस्ट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17, सेगमेंट रिपोर्टिंग। आपको सेगमेंट रिपोर्टिंग भी करनी है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 18, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19, लीजेस, पट्टे से संबंधित। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 20, अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपको ये बताया जा रहा है। इसमें से ये चीज़ें दी गई हैं कि लेखांकन का कार्य करते समय ये जो लेखा मानक दिए गए हैं, इनमें जो नियम दिए गए हैं, जो बातें बताई गई हैं, उसके हिसाब इनका आपको ध्यान रखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखते हुए आपको खाते बनाने हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 21, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से बनेंगे, ये आपको मिलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 21 में, इससे संबंधित जो गाइडलाइन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 22, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस एंड इनकम्स, ये है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 22। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 23, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 24, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 25, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वित्तीय वर्ष के बीच में अगर किसी की तरह की आपको वित्तीय रिपोर्ट अगर को देनी है तो इसके लिए आप देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 25, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 25। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, इंटेंजिबल एसेट्स, जो अमूर्त संपत्तियां हैं उनका लेखा भाई का मानक क्या है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इसके भी बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 में इसकी व्याख्या की गई है। इंटरप्रिटेशन और रूल बताए गए हैं किस तरह से आप इनका खाता बही रखेंगे। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 27, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 28,
impairment of assets. Accounting standard number 29, provisions, contingent liabilities and contingent assets. इनको कैसे शो करना है, किस तरह से बनाया जाना है, किस तरह से क्रिएट करना है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको किस तरह से आप दिखाएंगे, ये आपको मिलेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 29 में। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 30, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, वित्तीय विवरण से संबंधित किस तरह से तैयार किए जाने चाहिए, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 30। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 31, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंटेशन, उनका प्रस्तुतिकरण जो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जो अंतिम खाते जो बनाए गए हैं उनका प्रेजेंटेशन किस प्रकार होना चाहिए, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 31। फिर है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 32, इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्लोजर्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्लोजर्स कि क्या क्या चीज़ों को दिखाया जाना इसमें आवश्यक है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में समाविष्ट कर दिया गया। ये चेंजेज है, इसका आप ध्यान रखना। कंपनी मामलात मंत्रालय द्वारा इन 3 लेखांकन मानकों को अनिवार्य करने के लिए अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की है, अतः लेखांकन प्रस्तुतिकरण एवं प्रकटीकरण में इन मानकों की अनुपालना करना बाध्यकारी नहीं हुआ है, यानी अबाउट दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 30, 31 एंड 32। तो विद्यार्थियों, आपको इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं ये आपकी बुक में दिए गए हैं और इनको भली भांति अच्छी तरह से पढ़ें और इनका आपको ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं और भारतवर्ष में अब कितने टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1 में क्या है, 2 में क्या है, 20 में क्या है, 25 में क्या है, तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है और अच्छी तरह से इसको तैयार करना है। थैंक यू वेरी मच।